शराब पियोगे? जी नहीं शुक्रिया। कोई शराब भी पीते क्या? पीता हूं लेकिन सिर्फ खुशी के मौकों पर। कहिए क्या बात है? मेरा कत्ल करने बुलाया मुझे? कत्ल करने नहीं, करवाने बुलाया है। किसका? उसी का जिसकी सुपारी तुम पहले लेने से मना कर चुके। शालिनी, उसका मैं कत्ल नहीं करूंगा। वजह बताने का कष्ट करेंगे आप? वजह से आपका कोई मतलब नहीं। तुम तो रुपए के लिए काम करते हो। 10 लाख रुपए दूंगा। डीके साहब, जिस काम में मेरा दिल साथ न दे वो काम मैं नहीं करूंगा। ये वजह है या बहाना है? आप जो भी समझो, ये काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मत। हमारे देश में पैसे के जरूरतमंद बहुत लोग पड़े हैं। तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा। तो तुम बैठना चाहो बैठो, पीना चाहो पियो, जाना चाहो चलो। चला गया। मैं आपको आगाह करने आया हूं, आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में है। डीके उसका कत्ल करवाना चाहता है। वो इसके अलावा कर भी कह सकता है, मगर तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? डीके खुद मेरे पास आया था, शालिनी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने 10 लाख रुपए ऑफर किए हैं। और तुमने 10 लाख रुपए छोड़ दिए, जबकि तुम रुपयों के लिए काम करते हो करण। आज करण ने अपना उसूल तोड़ दिया। बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। दिमाग से काम करने वाला करण आज दिल से काम करने लगा। मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर दिया है। और इसका मतलब ये नहीं कि शालिनी की जिंदगी खतरे के बाहर है। डीके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकता है। तुम्हारा कहना गलत नहीं है करण। मुझे बहुत जल्द इसके लिए कोई न कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। डीके! 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 क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बेटी को मारने का घिनौना ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? तुम अपने आप को क्या समझने लगे हो? खुदा, हर किसी को तुमसे पूछ कर जीना पड़ेगा इस दुनिया में। डीके अपने रास्ते के हर पत्थर को उखाड़ कर फेंक देता है। मेरा भाई राज बहक गया है सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। अपने भाई को वापस अपनी दुनिया में लाने के लिए तुम्हारी बेटी को इस दुनिया से जाना पड़ेगा। एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लो डीके, अगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने भी उंगली भी उठाई ना, तो मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा, चाहे वो कोई भी हो। कानून के दायरे में रहने वाला आज कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। डसने वाले सांप का सर कुचलना जुर्म नहीं होता है डीके। ये तो अच्छा हुआ कि कर ने मुझे बता दिया, वरना तुम तो पीठ पर ही छुरा घोंपने वाले थे। जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो बचा लेना अपनी बेटी को। बचा लूंगा, और एक बात ये भी सुन लो, अगर मेरी बेटी को आंच भी आई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक किया डीके। अगर मैं इंडिया आया हूं तो वो विजय साहब की वजह से, और उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एहसान? तुम्हारे जैसे पेशेवर खूनी की जबान पर ये शब्द कुछ गलत सा लगता है। हंसो मत डीके, तुम हंसते हो तो एक नंबर के बेवकूफ नजर आते हो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, एक ऐसे आदमी से जो रुपये फेंककर मौत का खेल देखता है। और तुम में और मुझ में फर्क इतना है कि तुम मौत से भागते हो और मैं उसे अपने हाथ में लेकर घूमता हूं। तो मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि विजय और मेरे बीच में जो खेल चल रहा है उसमें बेटा दखल अंदाजी मत करो।
वरना पिस जाओगे। पिसते तो गेहूं और आटा है, औलाद नहीं। अरे इतना सोच क्या रही है? इश्क में ज्यादा सोचा नहीं करते, जो करना है कर गुजरते हैं। क्या करूं? आपने तो उससे कह दिया, लेकिन वो अभी तक मुझसे उसी तरह बात करता है। अरे पगली, उसने मुझसे वादा किया है, तू जाकर सीधे उसके गले पड़ जा, वो अपने आप पिघल जाएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे प्यार मोहब्बत में आपने पीएचडी कर रखी है। पीएचडी किया नहीं है, करने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है मैं पास हो जाऊंगी। अच्छा, कौन है आपका गाइड? पता तो चले। जब पास हो जाऊंगी तो बताऊंगी, लेकिन आज तुम्हें जरूर पास होना है। बस पता करो कि करण कहाँ है और पड़ जाओ उसके पीछे। लेकिन प्रीति, मैं इस इम्तिहान में पास तो हो जाऊंगी ना? पता नहीं तुम इम्तिहान कैसा देती हो, जैसा इम्तिहान दोगी वैसा ही तो रिजल्ट आएगा। तो फिर ठीक है, आज से मैं करण के पत्थर दिल को मोम बना कर ही रहूंगी। ऑल द बेस्ट। क्या बात है अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ डाली, मैं चाहता हूं कि अब भी तुम नींद से जाग जाओ। तुम्हारी आंखें खोल देना चाहता हूं मैं कुछ समझी नहीं। देखो डॉली, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्यार का क्या फायदा जिसके अंजाम में बर्बादी के सिवाय और कुछ ना हो। किसके प्यार के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे पता चला है डॉली कि तुम और करण एक दूसरे से प्यार करते हो। क्या बुराई है हमारे प्यार में? नहीं नहीं, तुम्हारे प्यार में कोई बुराई नहीं है, बुराई करण की सिचुएशन में है। वो आग पे चल रहा है डॉली, और एक ना एक दिन चलकर राख हो जाएगा। प्यार भी तो एक अग्निपथ है अंकल। फर्क सिर्फ इतना है कि करण के रास्ते पर चलने वाले लोग जलकर राख हो जाते हैं और प्यार के रास्ते पर चलने वाले लोग चलते ही रहते हैं, लेकिन जिंदा तो रहते हैं। देखो डॉली, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए कह रहा हूं तुमसे कि जिंदगी के जो फैसले हैं ना, वो बातों से नहीं किए जाते, उन्हें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। करण के साथ तुम्हारा जो प्यार है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भूल जाओ उसे, जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम प्लीज। भुलाया तो उन्हें जाता है जो याद बन जाते हैं। मैंने तो करण को अपनी जिंदगी मान ली है, और जिंदगी को इंसान तब भूल जाता है जब वो मर जाता है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूं, और अगर प्यार के राहों में मर भी जाऊं तो भी जिंदा रहूंगी, क्योंकि प्यार करने वाले मर के भी अमर हो जाते हैं। बहुत खुश हो रही हो तुम? मेरे बेटे को दलदल में फंसाकर तुम ये समझती हो कि तुमने बहुत कमाल का काम किया है? मोहब्बत दलदल नहीं, फूलों का बाग होता है। और ये जो फूल होते हैं ना, ये मुरझा जाते हैं। मोहब्बत के फूल कभी नहीं मुरझाते। मोहब्बत करके देखो, जान जाओगे। बेटे तुम समझती क्यों नहीं हो? करण अगर इन झमेलों में फंस गया ना, तो यहीं उलझ कर रह जाएगा, और उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं किसी भी तरह उसे यहाँ से वापस भेजना चाहता हूँ। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो विशाल, हमारे करण को कुछ नहीं होगा। लेट्स होप सो प्रीति। एक्सक्यूज मी। हेलो विशाल, जब तुम मुझे अपनाना ही नहीं चाहते तो मैं इस शहर में रहकर क्या करूंगी? मैं तो इस उम्मीद के सहारे आई थी कि तुम मुझे न सही कम से कम अपने बेटे को अपनाओगे, लेकिन खैर, मैं जा रही हूँ विशाल। अब ना तो कभी मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी, ना ही तुम्हारा बेटा। बाय। हेलो हेलो, देखो फोन मत रखना, और तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम इस वक्त कहां से बोल रहे हो? अपने घर पर। ठीक है, मैं तुम्हारे घर पहुंचता हूं। ओके, बाय। प्रीति, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तो तुमसे बाद में मिलता हूं। नहीं विशाल, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ रहूंगी तो तुम तो परेशान रहोगे ही, साथ में मैं भी परेशान रहूंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे नहीं अपना सकते। देखो मधु,
इस रिश्ते को तो मैं भूल सकता हूं, लेकिन उसे कैसे भूल जाऊं जो इस रिश्ते की डोर है। हमारी औलाद, उसे कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, समझ गई मैं। तुम मेरे लिए नहीं, अपनी अपनी औलाद के लिए बेचैन हो। कितनी खुदगर्ज होती है ये मर्द साथ, कितनी कद्र होती है उसे अपने जज्बातों की, लेकिन दूसरों के जज्बात, दूसरे रिश्ते, इन सबको कितनी आसानी से कुचल देता है मर्द। देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसका अकेला मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदार तुम भी हो। तो मैं इस जिम्मेदारी को मानने के लिए तैयार हूं विशाल, तैयार हूं मैं। ये तो तुम ही है ना जो मानते हो कि तुमने जो कुछ किया वो ठीक था और मैंने जो कुछ किया वो पाप था। नहीं विशाल, तुम कोई भी काम मजबूरी में मत करो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहां से चली जाऊंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। किस रिश्ते से? इस रिश्ते से ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखो मधु, मुझे कुछ दिन और सोचने का मौका दो। प्लीज प्लीज गिव मी सम टाइम। तुम आओ, चलो प्रीति आओ। अब तुमसे क्या छिपाना प्रीति, इंसान अपने आईने से झूठ नहीं बोल पाता। मधु मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब माला जिंदा थी। इसे मेरी गलती समझो, भूल समझो या हवस, मैं इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुमने क्या सोचा है? आखिर ये बच्चा तुम्हारा ही तो है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन क्या समाज मानेगा, दुनिया मानेगी? हमेशा नाजायज रहेगा ये बच्चा। फर्ज कर लो मैं इस बच्चे को अपना लेता हूं प्रीति, तो क्या ये करण के साथ इंसाफ होगा? और अगर इस बच्चे को मैं नहीं अपनाता इसे, तो मधु इस बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली जाएगी। विशाल, कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर कोई गुनाह करता है तो उसे उस गुनाह की सजा इस दुनिया में ही मिलती है, लेकिन अगर इंसान कोई गलती करता है तो भगवान उसे सजा नहीं बल्कि उस गलती को सुधारने का मौका देता है। लगता है भगवान ने तुम्हें यह मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने का, इसलिए तुम इस बच्चे को अपना लो। देखो प्रीति, ये जो बातें हैं ना, ये किताबों और प्रवचनों में अच्छी लगती हैं, जाती जिंदगी में इन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। एनीवे, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, आई अप्रिशिएट दैट। जी हाँ, कहिए। आई एम गोपाल डंडोतिया। मेरा कहने को मतलब यह है कि मेरा नाम गोपाल डंडोतिया है। एक छोटा सा नेता हूं। कैसी रही? नेता है नहीं, नेता थे, अब आप हार चुके हैं। देखो भैया इंस्पेक्टर, शेर पिंजरा में रहे या जंगल में, शेर शेर ही होता है। इसका मतलब दूसरा ये भी हो कि नेता मंत्रालय में रहे या बाहर, नेता नेता ही होता है। काम की बात करो। अरे वो का नाम है, हाँ, सुरेश बाटला। बात छोड़ दो, वो बाटली का है, जल्दी छोड़ दो बात। कानून किसी के बाप की जागीर नहीं जो कोई भी हुक्म चलाए उस पर। सुरेश का छूटना नामुमकिन है। हम बहुत पक्के आदमी हैं इंस्पेक्टर। हाँ, खाते बाद में पहले पचाए लेते। हाँ, जिरो जमानत को पक्को प्रूफ, जामे कोर्ट की स्टाम्प भी है और जज साहब के हस्ताक्षर भी। पढ़ ले और बात सुरेश से छोड़ दो। कैसी रही? हवलदार, सुरेश को ले आओ। तुम्हारा इस गुंडे से क्या ताल्लुक है? अरे इंस्पेक्टर साहब, जो तुम्हारे लिए गुंडा होगा हमारे लिए बड़ा काम का आदमी है। हमारे इलेक्शन में बहुत काम आवे जी। कैसी रही? बहुत काम आता है। वोट कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, यही काम में आता है ना। अरे चल तो है इंस्पेक्टर, अगर सालन में नमक नहीं हो ना तो मसाले की वैल्यू खत्म हो जाते।
समझे कि नहीं समझे? लेकिन तुम ये मत समझना सुरेश, यहाँ से जाने के बाद तुम कानून से बच गए हो, तुम्हें यहाँ फिर लौट के आना है। देखो इंस्पेक्टर, अब जी तुम्हारा मुजरिम ना है, जाए जल्दी छोड़ दो, नहीं तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा ठोक दोगे ये। चल भाई सुरेश चल। कैसी रही? वाह डंडोतिया साहब वाह, आपने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी हमें छुड़ा लिया। गुड। देख भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, जब तुम हमारे फटे दामन को सीते हो तो तुम्हारे फटे दामन का हमें ख्याल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कैसी रही? डंडोतिया साहब, सिद्धांत बहुत टेढ़ा पुलिस वाला है। अगर हम 2-4 दिन और अंदर रह जाते तो हमसे वो सारा अगला पिछला हमारा रिकॉर्ड करवा लेता। अरे सुरेश भैया, नया नया है ना, अगर रोब नहीं झाड़ेगो तो दबदबा कैसे तुम्हें? और तुम कह रहे हो कि हमें जुर्म करने की छूट दे दी है? अरे ऐसा कैसे सके? देश है, जनता है, कायदा कानून है। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो तुम जैसे लोग तो या देश से बेचड़ी खा जाएंगे, डकार तक नहीं लेंगे। गंडोतिया साहब, आपकी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है अपने को समझ में नहीं आता। कभी तो आप देशभक्ति की बातें करते हैं और कभी हम जैसे शरीफ लोगों का साथ देते हैं। देख भैया सुरेश, इंसान अकेली सांस लेकर ना जी सके। प्यास बुझावे के लिए पानी चाहिए और भूख मिटावे के लिए अनाज चाहिए। तो ये देशभक्ति हमारी सांस है और तुम जो हो अनाज पानी हो, समझे कि नहीं? नहीं। हाँ, इतने ही समझदार होते तो नेता नहीं बन जाते हमारी तरह। कैसी रही?